टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो हम इस बुक के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोपराइटर होता है, पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर। तो यहाँ पर जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे या कैपिटल स्ट्रक्चर को समझेंगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर एक कॉर्पोरेट सेक्टर का है, कंपनी का है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। जब हम कंपनी में या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी अपनी कैपिटल कहाँ से रेज करती है। अगर मैं सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड को पढूं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड से तो मुझे सिर्फ ये लगेगा कि मैं सिर्फ कंपनी की कैपिटल की बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली अबाउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है या कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बताता है। और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हमारे पास यानी कंपनी के पास डेब्ट और इक्विटी दो ऑप्शंस होती हैं। यानी कंपनी अपने लिए जब कैपिटल रेज करती है, तो कंपनी अपने पास डेब्ट और इक्विटी से कैपिटल रेज करती है। मींस जब एक कंपनी कैपिटल रेज करेगी, तो कंपनी को फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी, कैपिटल में बी रेज थ्रू डेब्ट्स। डेब्ट्स मींस बोरोइंग्स एंड इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड इन केस ऑफ कंपनी। तो जब हम इक्विटी की बात करते हैं, तो ये इक्विटी कंपनी का शेयर होल्डर फंड है, और शेयर होल्डर फंड के अंदर हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। और इसके अंदर नो डाउट की रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस फॉर्म्स द शेयर होल्डर फंड फॉर द कंपनी। और डेब्ट का मतलब होता है बोरोइंग्स। अब बोरोइंग दो तरह की होती है हमारे पास, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ सिर्फ हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करते हैं, हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की बात नहीं करते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कंपनी के पास पहली ऑप्शन होती है बैंक लोन की, सेकंड ऑप्शन होती है कंपनी के पास इशू ऑफ डिबेंचर्स की, और कंपनी के पास थर्ड ऑप्शन होती है पब्लिक डिपॉजिट्स की। यानी जब कंपनी अपने लिए डिपॉजिट, जब कंपनी अपने लिए कैपिटल मोबिलाइजेशन करती है, यानी कंपनी जब अपने लिए कैपिटल इकट्ठी करती है, तो कंपनी डेब्ट का यूज करती है। तो डेब्ट में कंपनी को चॉइस करनी पड़ती है कि वो डेब्ट बैंक लोन के फॉर्म में लेंगी, या डिबेंचर इशू के फॉर्म में लेंगी, या डेब्ट जो है वो पब्लिक डिपॉजिट के फॉर्म में लिया जाएगा। तो कंपनी को चूज करना होता है फॉर्म ऑफ डेब्ट कि किस फॉर्म में डेब्ट को रेज किया जाए। और देन कंपनी को डिसाइड करना होता है इक्विटी, यानी शेयर कैपिटल कितनी रेज की जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के फॉर्म में। तो जब कंपनी डेब्ट रेज करती है, तो डेब्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डेब्ट के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। और जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न में डिविडेंड पे करती है। यानी बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट पे होता है, और शेयर होल्डर यानी शेयर कैपिटल के ऊपर कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है। तो अगर हम ये बोलें कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स क्या है, तो एक कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड का मतलब होता है कि कंपनी को जब फंड रेज कर लेगी कंपनी, तो उनको कॉस्ट के फॉर्म में क्या पे करना होगा, तो कंपनी को कॉस्ट के फॉर्म में इंटरेस्ट पे करना होगा और डिविडेंड पे करना होगा। अब बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब कंपनी अपने लिए कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करती है, तो कंपनी के पास पहली ऑप्शन होती है कि कंपनी अपना 100% कैपिटल केवल शेयर होल्डर फंड से रेज कर ले, या कंपनी के पास पॉसिबिलिटी या सेकंड ऑप्शन होती है कंपनी अपनी सारी कैपिटल डेब्ट के फॉर्म में रेज कर ले, या तीसरी ऑप्शन होती है कि शेयर होल्डर फंड और डेब्ट का मिक्स यूज किया जाए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर।
तो इसमें से जो वैलिड केस होता है, या वैलिड मींस जो कंपनी के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर शेयर होल्डर फंड और डेप्ट दोनों का होता है। यानी अ कंपनी मस्ट create or must structure its capital structure in the form of both debt and equity। यानी कंपनी इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड के फॉर्म में भी अपनी कैपिटल रेज करनी चाहिए कंपनी को, और डेप्ट के फॉर्म में भी रेज करनी चाहिए। यानी कंपनी अगर सिर्फ डेप्ट रेज करती है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर फंड रेज कर सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन कंपनी के लिए फीजिएबल नहीं है, यानी बेनिफिशियल नहीं है। अगर मेरी कंपनी बोले कि मैं सिर्फ डेप्ट लूंगी, तो शेयर होल्डर के बिना डेप्ट होना पॉसिबल नहीं है, तो 100% तो डेप्ट नहीं ले सकते आप 100% शेयर जरूर इशू कर सकते हैं और डेप्ट को जीरो रख सकते हैं, पर वो कंपनी यानी शेयर होल्डर्स की फेवर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसी कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है हमने। तो मींस व्हेन अ कंपनी प्रिपेयर्स और when a company structure its capital structure, that must be a proportion of both debt and equity। वो debt और equity दोनों का होना चाहिए। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ शेयर होल्डर फंड दैट इज इक्विटी एंड डेप्ट। मींस कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी used for financing the operations of a business, and the ratio of debt upon equity is known as debt equity ratio। For example, अगर मैं ये बोलूं कि मेरी कंपनी ने 1 करोड़ के डेप्ट रेज करे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट, और मेरी कंपनी ने 2 करोड़ की इक्विटी रेज करी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो मैं बोलूंगा मेरी कंपनी की जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 1:2 है। और अगर मैं ये बोलूं कि मेरी कंपनी ने 2 करोड़ के डेप्ट रेज करे हैं और 1 करोड़ की इक्विटी रेज करी है, तो मैं बोलूंगा मेरी डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है। अगर मैं बोलूंगा मेरी कंपनी ने 1 करोड़ के डेप्ट रेज करे हैं और 1 करोड़ की इक्विटी रेज करी है, तो मैं बोलूंगा मेरी डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है? 1:1 है। ये बात समझ आ रही है आपको? अब जब कंपनी अपनी टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को, डेप्ट और इक्विटी को रेज करती है, तो कंपनी के डेप्ट प्लस इक्विटी को हम कहते हैं कंपनी की टोटल कैपिटल, या इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट का प्रोपोर्शन कितना होगा? दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द टोटल कैपिटल, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। इसका मतलब अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर किसको मिला के आता है? डेप्ट इक्विटी दोनों को मिलाकर कहते हैं। अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना डेप्ट है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैं ऊपर पढ़ा रहा था, तो अगर मैं बोलूं कि मेरी कंपनी के पास 2 करोड़ के डेप्ट हैं और 2 करोड़ के डेप्ट प्लस 1 करोड़ की इक्विटी है, तो मैं बोलूंगा मेरी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3 करोड़ है, जिसके अंदर 2 करोड़ मेरा डेप्ट है। तो मैं ही बोलूंगा कि 2:3 की रेशियो है, यानी इन एवरेज 3 रुपीज 2 रुपीज इज फ्रॉम डेप्ट, 2 रुपीज डेप्ट में से है। तो मेरे जो टोटल कैपिटल के अंदर जब मैं डेप्ट को इंक्लूड कर लेता हूं, तो मैं बोलूंगा मैं फाइनेंशियल लीवरेज का यूज कर रहा हूं। तो लीवरेज मींस प्रेजेंस ऑफ डेप्ट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। लीवरेज मींस प्रेजेंस ऑफ डेप्ट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अब जब हम फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करते हैं, और फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करने का मतलब क्या हो गया? जब मैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर या टोटल कैपिटल के अंदर किसको यूज करता हूं?
डेब्ट, डेट मींस लीवरेज को यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम डेब्ट को यूज करते हैं और उसको इंक्रीज करते जाते हैं, यानी जितना ज्यादा मैं डेब्ट यूज करूंगा अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो मेरी कॉस्ट ऑफ फंड जो होगी वो डिक्लाइन होने लग जाएगी। मैंने अभी आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या कही थी, इंटरेस्ट और डिविडेंड आपकी कॉस्ट ऑफ फंड है। कॉस्ट ऑफ फंड डिविडेंड और इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है डेब्ट के ऊपर और डिविडेंड है इक्विटी के ऊपर। तो वो कह रहा है एज मोर एंड मोर ऑफ लीवरेज इज यूज्ड, means more and more of debt is used in the capital structure, that will benefit us in the form of reduction in cost of fund, means मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होगी मेरी। कैसे रिड्यूस होगी इसको हम समझेंगे, और कैसे रिड्यूस होगी वो आता है कॉन्सेप्ट, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट, और हम उसको EBIT और EPS एनालिसिस को भी हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EPS होता है अर्निंग पर शेयर। अब ये क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी आगे बात समझेंगे। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि लीवरेज का यूज करने पर, यानी डेट को ज्यादा यूज करने पर मेरी कॉस्ट कम होगी। तो इसका लॉजिक इस बात पे छुपा हुआ है कि डेट के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है। जो हमारी इंटरेस्ट की रेट होती है मार्केट में, यानी जो बोरिंग पे हमें ब्याज भरना होता है, वो इंटरेस्ट रेट डिविडेंड के रेट से कम होता है। यानी इंटरेस्ट इज अ interest, the rate of interest or raising funds through debt is cheaper than the raising of funds from equity. तो जब हम cheaper debt को यूज करेंगे, cheaper debt का मतलब क्या हो गया, less amount of interest यूज करेंगे, तो increase use of cheaper debt in the capital or total capital structure of the company will reduce the cost, because हमने पढ़ा था optimum utilization एंड ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होना चाहिए। तो ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट होता है, वो कहता है हमारी ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड क्या है। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट फंड का मतलब होता है जब मैं अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करूंगा, दैट इज डेट, दैट इज लीवरेज, so that will reduce my overall cost of capital, and that is known as optimum utilization, नहीं procurement of funds। और optimum utilization is known as EBIT और EPS analysis। वो इससे पता लगता है हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक टर्म आती है, जब हम फाइनेंशियल लीवरेज को इंक्रीज करने लगते हैं, जब हम लीवरेज को बढ़ाते हैं, तो लीवरेज को बढ़ाने पे एक ड्रॉबैक हो जाता है। वो लीवरेज को बढ़ाने पे क्या ड्रॉबैक हो जाता है कि उधार लेते लेते हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू पे द डेब्ट एंड इट्स इंटरेस्ट, कि मैं डेब्ट को, मैं इतना ज्यादा डेब्ट ले चुका हूं अगर, जिसका मुझे पे करने के लिए भी मुश्किल होगी और उस पे इंटरेस्ट भी पे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि मैंने अपनी फाइनेंशियल रिस्क को रेज कर दिया है। यानी जब हम अपनी डेब्ट सर्विस नहीं कर पाएंगे, व्हाट इज डेब्ट सर्विस? डेब्ट सर्विस इज इन द फॉर्म ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द लेंडर्स, इज नोन एज डेब्ट सर्विस। तो जब आप डेब्ट सर्विस पुअर हो जाएगी आपकी, तो आप कहोगे हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया है, और फाइनेंशियल रिस्क को हमें मैनेजेबल लेवल तक रखना चाहिए। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ मींस बैलेंस। अ कंपनी मस्ट क्रिएट अ ट्रेड ऑफ और बैलेंस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, so that the financial risk should remain under control as well।
तो ये ईबीआईटी एनालिसिस हमें बताता है कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल में है या नहीं है। दोबारा बोलूं, अब हमने फाइनेंशियल लीवरेज का डेब्ट का यूज करा। मैंने कहा कि यार मैं डेब्ट यूज करूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, चीप सोर्स है, और जब मैं चीप सोर्स को एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करूंगा बिजनेस के अंदर, और उस पैसे से मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ करूंगा। ग्रोथ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ इंक्रीज्ड सेल्स। जब मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगी इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट, तो मेरी सेल भी बढ़ेगी, क्योंकि मैं पैसा इसलिए तो लेकर आया हूं मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करके सेल को बढ़ा सकूं। तो मैं सेल को बढ़ाऊंगा, तो मोर सेल्स एंड यूजिंग cheaper source of finance, that is debt, will increase my profits। ये सोच करके मैं डेब्ट को यूज कर रहा हूं। क्या रियल में ऐसा मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यानी क्या मैं डेब्ट को यूज करके क्या रियल में मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाऊंगा, यानी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ लीवरेज ऑन माय प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, दैट इज लर्न्ड और अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ये हमें बताएगा कि हमने क्या लीवरेज लेकर के सही किया या नहीं करा। तो EBIT EPS is that tool which measures the impact of financial leverage on the profitability of the business। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। इसमें 3 सिचुएशन एनालाइज की गई हैं, 3 सिचुएशन के अंदर चले थे। मैंने आपको कहा था 100% डेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100% इक्विटी पॉसिबल है, यानी एब्सेंस ऑफ डेट with 100% equity, that is called as situation 1। There is no debt but only equity is there, that is called as there is no debt। अब जब डेट एब्सेंट है तो डेट को हम लीवरेज कहते हैं। अब लीवरेज फर्म कौन सी होती है, यूजिंग द डेट, और जो फर्म क्या यूज नहीं करेगी, डेट यूज नहीं करेगी, दैट फर्म इज कॉल्ड एज अनलीवर्ड फर्म और फर्म विदाउट लीवरेज। समझ आ रही है बात? ये सेकंड है, there is a debt of 10 lakh, लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ेगा ऊपर, company has decided a total capital of 30 lakhs। In situation 1 they are saying there is no debt, यानी all the 30 lakh will be raised only through equity by issuing shares and no component of debt will be raised, that is unlevered form, non-leverage। Second is 10 lakh of debt out of 30 lakh, 10 lakh is the debt, then what would be the equity? 20 lakh would be the equity। If 20 lakh is the debt or leverage, then 10 lakh would be the equity। इन 3 सिचुएशन को उन्होंने यहां पर रखा। अब उन्होंने कहा टैक्स का रेट 30% है, इंटरेस्ट का रेट 10% है, और हमारी EBIT 4 लाख है। EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी अर्निंग मतलब प्रॉफिट, बिफोर मतलब पहले, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, यानी ये 4 लाख रुपए मेरी EBIT है। इसमें से मैंने अपने बिजनेस के रेवेन्यू में से बिजनेस के सारे खर्चे माइनस कर दिए हैं, अकाउंट्स की तरह नेट प्रॉफिट अर्न निकाल लिया, पर इंटरेस्ट ऑन डेट पे नहीं करा है, और गवर्नमेंट का क्या नहीं पे करा है, टैक्स भी नहीं करा, दैट इज EBIT। ये इंटरेस्ट को भी पे करना बाकी है और टैक्स भी पे करना बाकी है। अब उसने कहा कि EBIT EPS एनालिसिस के थ्रू आप हमें बताइए कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन कंपनी के लिए फेवरेबल होगी, जो ये प्रूव कर सके कि डेट रेज करना फेवरेबल है, यानी लीवरेज फॉर्म होना जरूरी है, मतलब बेटर है, अनलीवर्ड फॉर्म बेटर है, या मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फेवरेबल है। अब डेट और इक्विटी को मैंने सिचुएशन 2 और 3 दोनों में रेज करा है। सिचुएशन 2 में डेट कम है और इक्विटी ज्यादा है, सिचुएशन 3 में डेट ज्यादा और इक्विटी कम है, और एक जगह इक्विटी है और डेट 100% एब्सेंट है। ठीक है, अब हमने टेबल बनाया सिचुएशन 1, 2 और 3 का, और हमने यहाँ देखा कि पहले हमने EBIT लिखी कि हमारी EBIT जो वो 4 लाख है सिचुएशन 1 में, 4 लाख है सिचुएशन 2 में, 4 लाख है सिचुएशन 3 में, यानी पहले कॉलम में आपको EBIT लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन होता है। अब जब आपने
इसको पढ़ा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर क्या लिखा है पहले, इंटरेस्ट एंड देन टैक्स। तो आप पहले इसमें से क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, फिर क्या पे करते हैं, टैक्स। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो से टैक्स लेती है वो पोस्ट इंटरेस्ट अर्निंग के ऊपर लेती है। यानी गवर्नमेंट कहती है कंपनी को कि कंपनी आप अपना पहले अपने प्रॉफिट में से क्या डिडक्ट कर लो, इंटरेस्ट, क्योंकि वो आपके ऊपर चार्ज है, चार्ज मतलब कंपल्सरी है, यानी दैट इज योर एक्सपेंस। तो जब तक आप अपना एक्सपेंस क्या नहीं करोगे, लेस नहीं करोगे, मैं टैक्स कैसे लगाऊंगी। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप पहले अपना इंटरेस्ट लेस कर लो, क्योंकि इंटरेस्ट आपका कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंस है, तो मैंने इंटरेस्ट लेस करना है। पहली सिचुएशन कौन सी है, नो डेब्ट सिचुएशन है, इसमें कोई डेब्ट मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में। सेकंड में डेब्ट कितना था, 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 1 लाख। सेकंड में डेब्ट कितना है, 20 लाख, 20 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब आप अपनी ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कॉस्ट को लेस कर दो, आई हट गया, क्या रह गया, ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट। ये आ गया 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अब देख करके लग रहा है कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, पहले वाले में प्रॉफिट बचे ही जा रहा है, शायद यही सिचुएशन सबसे फेवरेबल है, और वो आगे जाकर के डिस्क्लोज होगा कि क्या फेवरेबल है। फिर हमने टैक्स देना है गवर्नमेंट को, टैक्स का रेट गवर्नमेंट का फ्लैट है 30% का, तो 4 लाख का 30% 120, या ईबीटी बचा था 3 लाख का 30% 90,000, या 2 लाख का 30% 60,000। अब आपके पास ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स बच गया 280, 210 और 140। तो पहले इंटरेस्ट लेस करा, फिर टैक्स लेस करा, फिर अर्निंग बच गई आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये दोबारा बोलूं, अब हमारा एक फॉर्मूला होता है ईबीआईटी ईपीएस के अंदर ईपीएस का। अब ईबीआईटी तो मुझे पता थी 4 लाख है, अब ईपीएस कितना निकला मेरा, ईपीएस निकालना है मुझे, तो ईपीएस के लिए मैं क्या निकाल चुका हूं, ईएटी। इसको मैं अब डिवाइड कर दूंगा अपने नंबर ऑफ शेयर से, एज्यूमिंग दैट कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू प्रति शेयर 10 रुपया है। अब पहले केस में आपकी डेब्ट एब्सेंट था, ठीक है, तो 30 के 30 लाख आप कहां से लेकर आए थे, इक्विटी से लेकर आए थे। 30 लाख रुपए ने शेयर इशू करके लिए होंगे, एब्सेंट है ना डेब्ट, तो 30 लाख कहां से आए होंगे, शेयर से। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, तो यानी मैंने पहले केस में कितने शेयर इशू करे होंगे, मैंने पहले केस में शेयर इशू करे होंगे कितने, 30,000। तो शेयर कितने आ गए मेरे, आई एम सॉरी, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, 3 लाख शेयर आ गए मेरे पास। सेकंड केस में आपने मुझे बताया था खुद ही कि सर डेब्ट कितना है, 10 लाख है, तो 20 लाख मेरी क्या है, इक्विटी है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2 लाख। हमने 2 लाख से डिवाइड करना है। थर्ड केस में डेब्ट कितना है, 20, तो इक्विटी कितनी है, 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख, तो 1 लाख हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर हो गए। अब आप ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 0.93 पर शेयर, 1.05 एंड 1.40। अब मैंने क्या देखा कि अगर सिचुएशन X1 जो है इसमें अर्निंग पर शेयर यानी पर शेयर पे कंपनी पे पर मतलब पर शेयर प्रॉफिट कितना कमा रही है, यानी पर शेयर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 93 पैसा, या 1.05 रुपी, या 1.40 रुपीज। तो यहां पर हमारे सबसे फेवरेबल सिचुएशन कौन सी हो गई, सिचुएशन नंबर 3 हो गई। तो द कंपनी एक्ट्स लिमिटेड ऑन 0.93 इफ इट इज अनलीवर्ड फॉर्म with the debt of 10 lakh, EPS is 1.05, and with still high debt of 20 lakh, EPS rises to 1.40. This is called as trading on equity. Trading on equity means which refer to the increase in profit earned by the equity shareholder due to present of fixed financial charges in interest. Trading on equity क्या है, जब मेरी कंपनी का क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड due to presence of fixed financial charges. Now what are fixed financial charges? That is interest. Interest आपने किस रेट पे रेज करा था, 10%। अगर आपको प्रॉफिट होता तो भी आपको डेट पे 10% इंटरेस्ट देना था, अगर आपको लॉस होता
तब भी देना था, ब्याज तो देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसमें इसको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है व्हेन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी राइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, इन अदर वर्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेब्ट इन द टोटल कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, यानी राइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग डेब्ट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दोबारा बोलूं, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो जाएगा कि डेब्ट आप बढ़ाते चले जाओ और आपकी ईपीएस बढ़ती चली जाएगी। पहले केस में 0 डेब्ट रखा, दूसरे में 10 लाख का, फिर 20 लाख का डेब्ट बढ़ाया, तो हमें लगा हाँ यार डेब्ट बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी कंपनी को डेब्ट यूज करने से उनका ईपीएस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इट इज नॉट सो इन एवरी केस। रीजन, देयर इज अ कंडीशन of using trading on equity, yani every condition will not be a favorable condition of using the debt. Why? ROI निकाले अगर हम लोग अपनी कंपनी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200। भाई EBIT कितनी थी टेबल में हमारे ऊपर, 4 लाख की, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी मेरी क्वेश्चन में, 30 लाख की। फोर लाख बाय 30 लाख इन 200 करेंगे, क्या रेट आ रहा है, 13.33। ओनली व्हेन ROI is more than the rate of interest, then only trading on equity would prove favorable for the company. आपने 10% का ब्याज देना है और आप रिटर्न कितना अर्न कर रहे हो, 13.33, तो इसीलिए आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल जा रही है। लेकिन अगर आपकी EBIT कम हो जाती और ROI लेस देन 10 हो जाता, तो दैट विल बी अ अनफेवरेबल सिचुएशन। तब कंपनी को समझ जाना चाहिए हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा है और हमारे लिए इंटरेस्ट पे करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी ROI लेस देन इंटरेस्ट रेट हो गई है। दिस इज हायर देन द 10% इंटरेस्ट with use of higher debt. This difference between ROI and cost of debt, that is interest, increases the EPS. जब तक आप ROI क्या होगा, जब तक ROI ग्रेटर होगा इंटरेस्ट कॉस्ट से, तो क्या मिलेगा आपको, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी आपकी। यानी EPS के पीछे कौन सा फैक्टर वर्क करता है, ROI वर्क करता है। ROI ग्रेटर देन द interest rate, then there will be a favorable financial leverage. Now what is unfavorable financial leverage? Unfavorable क्या होगी, कम हो जाए। तो अब करके देखते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर है, सेम 30 लाख है, सब कुछ सेम है क्वेश्चन में ऊपर, पर EBIT कितना कर दिया उन्होंने, 2 लाख रुपए का EBIT कर दिया। अब वर्किंग करते हैं, सेम वर्किंग कर लेंगे आप, तो रेट 0.47 आएगा। डेप्ट बढ़ने पे और कम हो गया, या 0 डेप्ट था, या 10 लाख का डेप्ट था, यहाँ पर 20 लाख का डेप्ट था। जैसे जैसे डेट बढ़ाते गए EPS क्या होता चला गया, लोअर, यानी फाइनेंशियल लीवरेज अनफेवरेबल हो गई। रीजन क्या रहा, ROI यहाँ पर कितनी हो गई, 6.67%, which is less than the rate of interest. This is called as unfavorable financial leverage, or trading on equity is not suggestible for the company to use the debt in the capital structure as ROI is less than the rate of interest. So reckless use of trading on equity is not recommended, because an increase in debt may enhance the EPS but also increases the, लेकिन एक बात ये भी बोल रहा है वो, ये एडवाइजेबल नहीं है। अगर मैं एक्स कंपनी के, ये वाई कंपनी है, अगर मैं एक्स कंपनी के पास जाऊं और वो भी अगर ये कहे कि चलो यार बढ़िया बढ़िया हो रहा है, क्या बढ़िया बढ़िया हो रहा है, कि EPS तो बढ़ते ही जा रहा है, तो और डेप्ट ले लो। लेकिन वो कह रहा है आप यूज करो डेप्ट, बढ़ाओ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप रेकलेस यूज करें
और रेकलेस यूज से क्या प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास, यानी बिना सोचे समझे अगर आप डेट यूज करोगे तो आगे चलकर आपको हो सकता है क्या इंक्रीज हो जाए। तो आप केवल ईपीएस के धोखे में रह करके ये ना हो कि आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रहा हो। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ईपीएस एंड फाइनेंशियल रिस्क, यानी ईपीएस को भी देखो लेकिन साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क को भी कवर करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और यूज ऑफ लीवरेज बाय द फर्म।